नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला पार्ट है वो मेरे चैनल पर अपलोड ऑलरेडी हो गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी जाके ये लेक्चर आप लोग देखिएगा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो आज इसका दूसरा व अंतिम पार्ट डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हम उसके फीचर्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का जीवन उस सभ्यता में रहा होगा। अब हमारे पास तो ऐसी कोई ऐसा कोई सोर्स वीडियो या ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं कि सीधे हमें बताए। हमें जो भी खुदाई में, उत्खनन में, हमें जो उत्खनन यानी एक्सकेवेशन में जो भी वस्तुएं मिली थी, उन्हीं वस्तुओं के एग्जामिनेशन, उसके एनालिसिस के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे, ये कंक्लूज़न पर पहुँचे कि वहाँ पे किस प्रकार का जीवन रहा होगा। पिछले लेक्चर में हमने सभी साइट्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से साइट्स थे, वो कहाँ पे उनकी लोकेशन है, किस रिवर के किनारे वो पाए गए, तथा वहाँ से क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें रिसीव हुए थे। आज हम उन्हीं के आधार पर उसकी एप्लीकेशन यानी कि उसके अनुप्रयोग को देखेंगे। तो देखते हैं, जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो पहला चीज़ हम जो इसमें देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की विशेषता में, वो होगा टाउन प्लानिंग। क्या होगा? नगर नियोजन। नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी कि टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ऐसा क्या था इस नगर नियोजन की, देख लेते हैं। नगर जो भी साइट्स थे वो सामान्यतः 2 हिस्सों में बटे हुए थे। 2 हिस्सों में कैसे? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। सामान्यतः जनरली each one of all sites was divided between 2 पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट था और एक ईस्टर्न पार्ट था। वेस्टर्न पार्ट में सामान्यतः सिटाडेल यानी कि दुर्ग वगैरह रहते थे, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो लोअर क्लास के लिए रहता था। ऐसा ही इनका विभाजन देखने को मिला था। इसको हम आगे फिगर में समझेंगे, ठीक है। तो नगर नियोजन सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर सामान्यतः 2 हिस्सों में बटा था। ध्यान दीजिए, धौलावीरा को छोड़कर, क्योंकि कल हमने आपको जब धौलावीरा बताया था तो धौलावीरा एकमात्र ऐसा साइट था जहां पर नगर 3 हिस्सों में डिवाइड था। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइड था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जहां पर क्षेत्र पूरा 3 भागों में डिवाइड था। बाकी जितने भी नगर थे वो सारे के सारे 2 भागों में डिवाइडेड थे। धौलावीरा वॉज ओनली द साइट विच वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब वही मैंने बताया, दुर्ग शासक वर्ग के लिए था। जो भी सीटाडेल थे, इंग्लिश में उसे सीटाडेल बोलते हैं, सीटाडेल, ठीक है, सीटाडेल बोलते हैं। तथा जो लोअर पार्ट था वो कॉमन मैन यानी कि आम जनता के लिए रहा होगा। ध्यान दीजिए, जो चन्नूदड़ो था, चन्नूदड़ो कहाँ पे था? कल हमने आपको बताया था दड़ो आया तो वो सिंध प्रांत में होगा, पाकिस्तान। तो चन्नूदड़ो में जो सीटाडेल का निर्माण नहीं हुआ था, वहाँ इट वाज द ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल। समझ में आ रहा है कि चन्नूदड़ो में एक भी सीटाडेल दुर्ग नहीं था। तो और बाकी सारे जितने भी साइट्स थे, चाहे वो मोहनजोदड़ो रहे हो, चाहे वो हड़प्पा रहे हो, या कोई और साइट रही हो, सब जगह वो 2 भागों में बांटा हुआ था। आगे देखते हैं। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी कि जो नगर जो बटा हुआ था वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, अर्थात एक दूसरे को समकोण यानी कि राइट एंगल पर काटता था एक दूसरे को। इट वॉज कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल, ऐसे समझिए। इस तरह से शहर था पूरा का पूरा, ग्रिड पैटर्न, जैसे कि चेस बोर्ड में होता है। अब इस पैटर्न की क्या खासियत बात होती है कि ये पूरा का पूरा प्लान स्ट्रक्चर होता है, पूरी तरह से नियोजित संरचना होती है। इसमें पहले प्लानिंग होगी, फिर जाके नगरीकरण होगा। आज के हमारे जैसे शहरों में नहीं। अगर आज हम लोग देखें तो हम लोग के अगर शहरों का पैटर्न देखें तो वहाँ पर गलियाँ, रास्ते कहीं पर भी आ जाती हैं।
क्यों? उसका कारण है क्योंकि घर बन गए पहले, और जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ पर सड़कें बना दी गई। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिलता है कि सड़कें पहले बनाई गई, बाद में उनके रिहायशी घरों का निर्माण किया गया। अब जो जैसे कि आगे हम देखेंगे, जो चौड़ी रोड्स होती थी वो मुख्य मार्ग हुआ करते थे, और जो पतली लेन हुआ करती थी वो गलियां हुआ करती। तो गलियां गलियां क्या करती थी? वो घरों को कनेक्ट करते थे, जबकि मुख्य मार्ग क्या करता था? गलियों को कनेक्ट करता था। तो इस प्रकार से ये फीचर्स रहा था। नगर ग्रिड प्रणाली थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अतिरिक्त जो मकान बने हुए थे वो सारे के सारे पक्की ईंटों के बने हुए थे, यानी कि ये समझ रहे हो ना, पक्के मकान। आज भी अगर हिंदुस्तान में ठीक से सर्वे हो जाए तो हम 100% कवरेज पर नहीं जा पाएंगे कि पक्के मकान होंगे, लेकिन यहाँ पर पकी हुई ईंटों के मकान बने मिले। उनमें जल निकासी यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जल निकासी यानी नालियाँ, वो बेहतर अवस्था में थी। और जो दुर्ग थे वो पूरी तरह से फोर्टिफाइड थे, यानी कि किलाबद्ध था। इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो पूरी तरह से एक हायर अर्बनाइजेशन को इंगित करता है, हायर अर्बनाइजेशन को कैरेक्टराइज करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि उच्च नगरीकरण की विशेषता थी। क्लियर हो रहा है? तो ये नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसकी अगर हम सारांश निकालें तो क्या निकल कर आया है कि दुर्ग पाए जाते थे सामान्यतः, वो भी कहाँ? पश्चिमी भाग पर। ईस्टर्न पार्ट में क्या होता था? सामान्य लोगों की, यानी ज़्यादातर वो 2 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी या 1 स्टोरी हुआ करती थी। इसके अलावा ग्रिड पैटर्न पर पूरा शहर डिवाइडेड था। पक्के घर के मकान, पक्की ईंटों के मकान थे। नालियाँ पक्की बनी हुई थी। तो इस तरह की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसको आगे फिगर में देख लेते हैं। ये रहा, ये जो आपको दिख रहा होगा, जो ये ऊंचा भाग दिख रहा है आपको, ये ऊंचा भाग यही है सीटाडेल। और ये निचला भाग दिख रहा है आप लोग, ये निचला भाग ये सामान्य लोगों के मकान हुआ करते थे। अगर हम इसको वहाँ पर मैप में देखेंगे तो ये वेस्टर्न साइड होता है और ये ईस्टर्न साइड। तो पूर्वी क्षेत्र पर ये छोटे घर पाए जाते थे और पश्चिमी क्षेत्र पर दुर्ग पाए जाते थे। और यहाँ पर अगर आप देखिए, ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, ये ओरिजिनल नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे कि अरे फ़ोटो खींच लिया गया, उस समय कैमरा नहीं था, या कैमरा रहा हो भी होगा तो हमें आज तक मिला नहीं है। तो जो ये पैटर्न था हम लोगों ने देखा, देखिए आप ध्यान दीजिए कि ये देखो नालियाँ कितनी अच्छी बनी हुई हैं। कि पूरा सब एक घर, हर एक घर पक्की नालियों से कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता का अगर बात करें भाई, इकोनॉमी। किसी भी सभ्यता, किसी भी व्यवस्था की जान क्या होती है? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। यही लाइफ को सरवाइव कराती है। क्लियर हो रहा है? तो जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी वो देख लेते हैं। तो जो सिविलाइजेशन वॉज डोमिनेटेड बाय द पीजेंट्स एंड मर्चेंट, अर्थात सभ्यता में मुख्यतः व्यापारियों और कृषकों का बोलबाला था। एंड दस दिस सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड एज एन एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन, अर्थात ये पूरी सभ्यता कृषि व्यापारिक अर्थव्यवस्था कही गई। कृषि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो ऑप्शन में रहेगा पूरी तरह से कृषक अर्थव्यवस्था थी, पूरी तरह से व्यावसायिक अर्थव्यवस्था थी, एग्रो कॉमर्शियल थी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? एग्रो कॉमर्शियल इकोनॉमी थी। क्लियर है? दूसरा अगर बात करें, इंडस पीपल वर द फर्स्ट हु प्रोड्यूसेस कॉटन, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास की खेती प्रारंभ की। और ये इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जब हम लोग देखते हैं ग्रीक्स, वहाँ पर जब ग्रीक में ऐसे एक्सकेवेशन मिले थे तो वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले जहाँ पर सिंडम लिखा हुआ था। सिंडम जिसका अर्थ होता है डिराइव्ड फ्रॉम सिंध, यानी सिंध से लाया गया। यानी कि जो वहाँ पर कपास थे, कहाँ पर जो साक्ष्य मिले कपास के, कहाँ पर? ग्रीक सिविलाइजेशन में। वो कहाँ से आते थे? वो सिंध से आते थे। अर्थात वी वर द फर्स्ट हु प्रोड्यूस कॉटन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट है कि दे प्रोड्यूस वीट, वो गेहूं को भी खेती करते थे और जौ को भी खेती करते थे, लेकिन ये बृहद स्तर पर करते थे। द अदर्स क्रॉप्स वर ग्रोन, जो और भी अन्य फसलें थी उनमें महत्वपूर्ण थे दाल, सेरेल्स यानी मोटा अनाज, कॉटन यानी कि जैसे कि डिस्कस ही कर लिया,
ठीक है। मेलन्स, पी मतलब मटर, सीसम और मस्टर्ड यानी सरसों वगैरह के दाने। तो ये सारे के सारे इस समय उगाए जाते थे बहुतायत में। अगला ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है कि धातु, मेटल में क्या यूज़ करते थे भाई, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ताम्र पाषाणी अर्थव्यवस्था थी। ताम्र पाषाणी यानी कि चालकुलिथिक इंग्लिश में बोलते हैं, या इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं कि कोई कांसा बनाया जा रहा था। कांसा कैसे बनता था, कॉपर और टिन को मिलाकर। तो ये धातुओं का ज्ञान हमें हो गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि धातुओं का ज्ञान भारत में पहली बार कब हुआ, तो ऑप्शन में रहेगा पाषाण काल, ऑप्शन में रहेगा वैदिक काल, ऑप्शन में रहेगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन में रहेगा सिंधु सभ्यता काल। तो एग्जाम में क्या हो जाएगा सही आंसर, इंडस वैली एरा। क्लियर है। तो अब कौन कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता था, तो बहुतायत तांबे का प्रयोग होता था और कांसे का प्रयोग होता था, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी का भी ज्ञान उन लोगों को था। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सोना कहाँ मिला उनको, तो ऐसा माना जाता है कि भारत की जो सबसे बड़ी खान है आज भी सोने की, वो कौन सी है, कोलार। कौन सी है, कोलार, जिस पर एक फिल्म बनी थी कोलार गोल्ड फील्ड, इसमें गाना भी था, गली गली में फिरता है तो बन के आवारा टाइप का। हाँ, तो कोलार जो कर्नाटक में एक स्थान है, अगर इसको मैप में देखें, ये हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर आपको यहाँ पर कोलार मिलेगा। ठीक है, तो कोलार से ऐसा माना जाता था एक्सपोर्ट किया जाता था क्या, गोल्ड। और जो दूसरा महत्वपूर्ण था, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकाला जाता था, तांबे की सबसे बड़ी फैक्ट्री उस समय, वो फैक्ट्री नहीं सॉरी, खान जो होती वो थी खेतड़ी। क्या थी, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में है। क्लियर, अरावली पहाड़ियों के बीच में खेतड़ी है। खेतड़ी इज़ द प्लेस लोकेटेड इन अरावली रीजन इन राजस्थान। इट वॉज द मेजर सोर्स ऑफ कॉपर। क्लियर है। हाँ, चांदी, चांदी कहाँ से आता था, चांदी एक्सपोर्ट किया, सॉरी चांदी इंपोर्ट किया जाता था, चांदी इंपोर्टेड होता था। चांदी के साक्ष्य भारत में जो पाए गए उस समय, वो ऐसा माना जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्टेड था। और वो ऐसे चांदी कहाँ से आते थे, सामान्यतः अफ़गानिस्तान से उन्हें इंपोर्ट किया जाता था। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से धातुओं का उन्हें ज्ञान था, तो उन्हें सोने का भी ज्ञान था, उन्हें चांदी का भी ज्ञान था, तांबा और कांसा तो था ही। ध्यान दीजिए, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था, यानी कि लोहे के प्रयोग के लक्षण नहीं मिले हैं। वी डिड नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर यूजिंग आयरन इन दिस सिविलाइजेशन। हमें लोहे के बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं मिले। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोहे की खोज कब हुई, तो वो वैदिक काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल। इनफैक्ट लेटर वैदिक पीरियड में हमें जाकर लोहे की खोज हुई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हमें आभूषण मिले हैं, हमें बर्तन मिले हैं या हमें मूर्तियाँ मिले हैं, उनमें तांबे और कांसे के प्रयोग ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रैक्टिस में था। ऐसा कैसे मान सकते हैं, क्योंकि दो पोर्ट सिटीज़ थी, एक था लोथल जो कि गुजरात में था, हमने आपको बताया था लोथल, और दूसरा था पाकिस्तान में चन्नूदड़ो नहीं, सुतका गेंडोर। ये जो सुतका गेंडोर था, हमने आपको बताया था कि ये पश्चिमी सीमा पर लोकेटेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो लोथल और ये दोनों पोर्ट सिटीज़ थे, यानी बंदरगाह थे। तो बंदरगाह भाई क्यों होंगे, बंदरगाह का उद्देश्य क्या होता है, वो विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये थी इकॉनमी। इकॉनमी का सारांश क्या था, एग्रो कमर्शियल इकॉनमी थी, मेटल यूज़ किए जाते थे और इंटरनेशनल ट्रेड का भी साक्ष्य मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें तो क्या पशुपालन होता था, बिल्कुल होता था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर एनिमल्स की बात करें, पेट्स की बात करें, तो ऑक्सन यानी कि बैल, शीप यानी कि भेड़, बफेलो यानी भैंसा, बकरी, सुअर, एलिफेंट, डॉग, कैट्स, गधे, ऊंट आदि के लक्षण मिलते हैं। और ये हमें कैसे मिलते हैं, क्योंकि जो सील्स यानी कि मुहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उन मुहरों में इन प्रकार की इन जानवरों की आकृतियाँ बनी है। भाई आकृति कब बनाएंगे, जब उन्हें इन जानवरों का ज्ञान होगा। और जानवरों का ज्ञान कब होगा, जब उन्होंने उसे पाला होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनके लिए था, वो था हम्पलेस बुल, या जिसे हम कह सकते हैं यूनिकॉर्न बुल, एक सींग वाला बैल। ये सबसे महत्वपूर्ण जानवर था, ये सबसे महत्वपूर्ण एनिमल था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्यों, क्योंकि जो ये सील आपको दिख रहा है, ये जो मुहर आपको दिख रहा है, ये मुहर किसके बने होते थे, स्टेटाइट, एक प्रकार का पत्थर हुआ करता था, स्टोन होता था, स्पेशल स्टोन था।
स्टेट टाइट इसकी बनी होती थी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है जिसे आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। और ये पूरा का पूरा एक सींग वाला बैल है। ध्यान दीजिए, ये कान है, ये बैल नहीं, ये सींग नहीं है। तो एक सींग वाला ये जो बैल है ये सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा एनिमल। इसके अलावा अगर ध्यान दीजिए तो ये पशुपतिनाथ के जो सील मिले हैं इसमें ढेर सारे जानवर आपको दिख रहे हैं। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको इस तरह के जानवरों का ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो होगा क्राफ्ट्स यानी कलाकृतियाँ, कि किस प्रकार की कलाकृतियों का ज्ञान था, उन्हें क्या बनाते थे भाई। तो अगर हम बात करें तो एक मिनट, इकोनॉमी में एक पॉइंट रह गया कि पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो डेवलप्ड देयर ऑन काइंड ऑफ वेइंग एंड मेजरमेंट सिस्टम। मतलब नाप तौल जिसे हम कहते हैं, नाप तौल की परंपरा क्या प्रचलित थी? बिल्कुल थी, क्योंकि हमें जो वेट्स प्राप्त हुए हैं, जो बाट प्राप्त हुए हैं वहाँ से, वो इशारा करते हैं कि वहाँ पर नाप तौल की परंपरा प्रचलित थी। और मुख्यतः जो नाप तौल के उनके वेट्स यानी कि उनके जो तौलने के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो 16 के मल्टीपल में रहते थे, जैसे 16, 32, 64 इस तरह से। जैसे आज 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसे होता है, 5 या 10 के डिवीज़न में होता है, वैसे ही उस समय 16 के हुआ करते। तो ये नाप तौल की परंपरा भी प्रचलित थे। तो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट समाप्त होते हैं। आगे देखते हैं क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स की अगर बात करें, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक ऑफ द हड़प्पन कल्चर वर द सील्स। हमने बात की जगह जगह पे हमें मुहरें प्राप्त हुए हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण मुहरें कौन सी थी? एक थी पशुपतिनाथ की और दूसरा यूनिकॉर्न बुल की। ठीक है, और ये सब किसकी बनी होती थी? स्टेटाइट एक प्रकार का क्या था? स्टोन था। दूसरी बात करें, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो पूरी तरह से कैसी थी? हमने आपको बताया वो पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्र शैली में हुआ करती थी। चित्र शैली मतलब इशारों की बातें, जो येट टू बी डेसिफर्ड, अभी भी अपठनीय है, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और ये स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे? ऐसा माना जाता, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहला लाइन जो होता था वो राइट से लेफ्ट जाता था, दूसरा लाइन क्या होता था? लेफ्ट से राइट जाता था। इस तरह से लिखने की परंपरा थी। समझ में आ रहा है? जैसे आज हम कई देशों में क्या होता है, जैसे उर्दू या अरबी जो लिखी जाती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, हिंदी जो लिखी जाती है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, इंग्लिश जो लिखी जाती है लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। तो हर एक भाषा की जो स्क्रिप्ट होती है उनका अपना एक तरीका होता है, उसी तरीक़ों को वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो तरीका था वो मिक्स था, राइट टू लेफ्ट पहली लाइन और लेफ्ट टू राइट दूसरी लाइन। ये जो लिखने का तरीका है उसे बूस्ट्रोफेडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूस्ट्रोफेडन। ये एक प्रकार की क्या है? ये चित्रित शैली को दर्शाने की एक तरीका था। ओरिजिन ऑफ स्वास्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हम लोग स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं, ये पहली बार कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अभी हम आके आपको दिखाएंगे फोटो में। दूसरी अगली इंपॉर्टेंट बात, ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस्ड वर। जो ऑक्यूपेशन उस समय चलते थे, स्पिनिंग का मतलब समझ रहे हैं, चक्रण मतलब कताई बुनाई, बोट मेकिंग नाव का निर्माण करना, स्वर्ण गिरी करना यानी सोने का काम करना, बर्तन का निर्माण करना और सील का निर्माण करना। ये कुछ महत्वपूर्ण छोटे उद्योग थे जो कला एक तरह से क्राफ्ट्स में ही आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये पिक्चर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था ये इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। इस तरह की चीज़ों पे वो लिखते थे। यहाँ पर आपको ये दिखा होगा स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का पहला इस्तेमाल कब हो रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये जो हमने आप पिछले लेक्चर में भी बात किया होगा, ये क्या है? ये मातृ देवी की संरचना है, मदर गॉडेस फिगरिन है, जो टेराकोटा की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? पकी हुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी को जो पका दिया जाता है, तो इसको भी बनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलीजियस सोशल लाइफ, धार्मिक सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो धार्मिक और सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो क्या समाज में पूजा पाठ होते थे? हम बिल्कुल, अगर मूर्तियाँ उन्हें मिले थे तो निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई वर्शिप स्टाइल रहा होगा। लेकिन चूंकि वर्शिप स्टाइल जो भी था, हमें मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। वी डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ इधर मंदिर, मस्जिद या इस तरह का कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं हुआ करता था। इसका मतलब क्या था कि सब के सब प्रकृति पूजक थे। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूजा पद्धति कैसे थी, तो ये प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। दो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थी? एक तो थी मातृ देवी, मदर गॉडेस, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थे पशुपतिनाथ। क्लियर है? ये दो महत्वपूर्ण देवता डेटी
हुआ करते थे। तो मातृ देवी की मूर्तियाँ बहुतायत में मिली हैं, जिससे सभ्यता के मातृ पूजक होने का प्रमाण मिलता है कि वो एक तरह से मैट्रियार्कल सोसाइटी रही होगी। मैट्रियार्कल का मतलब होता है कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था, जैसे कि आज भारत में अगर हम बात करें तो पैट्रियार्कल व्यवस्था है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। पिता के बाद संपत्ति किसको मिलती है? पुत्र को मिलती है, पुत्री को नहीं मिलती पारंपरिक रूप से। हालांकि कानून में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपने एक आदेश में जारी कर दिया है कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार है अगर वो लेना चाहें तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसा लगता है रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मदर गॉडेस फिगर बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शवों के अंतिम संस्कार व दफनाने की परंपरा कौन सी प्रचलित है, तो दोनों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो बरियल और क्रिमेशन दोनों पैटर्न प्रैक्टिस में रहा होगा। तो ये था हमारा सोशल रिलीजियस जीवन। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा? हम लोगों ने अर्बन प्लानिंग पढ़ी, उनकी अर्बन प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन थी। दूसरी चीज़ उसमें क्या पढ़ा हमने? इकॉनमी पढ़ा, उनकी इकॉनमी एग्रो कॉमर्शियल थी। इकॉनमी के बाद हमने क्राफ्ट्स पढ़ा, जो चीज़ें वो बनाते थे उसके बारे में बात की। और क्राफ्ट्स के बाद रिलीजियस सोशल लाइफ, जो प्रकृति पूजक थे, नेचर को वर्शिप करते थे, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो इस तरह की चीज़ें उन प्रैक्टिस में थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोटे मोटे हिस्से को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो होगा वो होगा वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता, जो कि जो वहाँ पर जो भी लक्षण मिले थे वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी दौर था, ऐसा माना जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो सभ्यता पूरी तरह से विलीन हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अब वो एक्सटिंक्ट का कारण क्या था? कुछ विद्वान एक्सटिंक्ट का कारण नेचुरल डिजास्टर को मानते हैं। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाओं को मानते हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि आर्यंस जो जिन्होंने आगे चल के भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, इस्टेब्लिश किया, उन्होंने आक्रमण किया था जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और उनके आक्रमण से सभ्यता नष्ट हो गई। अलग अलग जो है इसके थ्योरीज़ हैं। कोई भी थ्योरीज अभी पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सभ्यता नष्ट कैसे हुई, लेकिन जो हमें खुदाई से प्राप्त हुआ उसे एक चीज़ तो तय है कि सभ्यता विलीन जरूर हुई होगी। इसके बाद उसी स्थान पर वैदिक सभ्यता डेवलप होगी, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।